नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। पीएम ने कहा, नेताजी का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला। देशवासियों से आजाद हिंद फौज जैसी एकजुटता का किया आह्वान। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा। योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली के लिए उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस की ओर से भी प्रचार तेज, थीम सॉन्ग लॉन्च। केजरीवाल ने भी जताई दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म करने की प्राथमिकता। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी। 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी मैदान में। 25 जनवरी को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का किया उद्घाटन। महाकुंभ में जाने का किया आह्वान। मेले में 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। 19 टीमों के 400 से ज्यादा एथलीट 5 दिन करेंगे खेल कौशल का प्रदर्शन। पराक्रम दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तक का ख्याल रखना चाहिए, विकसित बनाना अपने देश को। यस सर। 2047 क्या है? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाए। एक दूसरा आजादी का 100 साल शाबाश। नॉर्मली कितना महीने घर से निकलते तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, खाओ तो सही। हाँ क्या है, लेकिन क्या है? अच्छा आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कोई हिस्सा ले लेंगे। अच्छा आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह। नेताजी का वो कौन सा नारा है जो आपको मोटिवेट करे? आजादी। जब आजादी मिल गई तो तुम देना नहीं तो क्या देंगे? सर कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने सबसे उनकी प्रायोरिटी है। तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें? सर हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, हम उनके माध्यम से भी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा क्या क्या भारत में क्या क्या होता है कार्बन कम करने में? क्या सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आ ही गए ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आवाज इलेक्ट्रिक हो रही है, बस आ रही है। हाँ जी सर। और अब लोड आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12 और भी देने वाले। देश भर में करीब 10,000 बसें अलग करते हैं। अच्छा PM सूर्योदय योजना मालूम? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप सबको बताएंगे तो बताओ मुझे। PM सूर्योदय योजना है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है एक हिस्सा है। तो हर घर पर सोलर पैनल यस सर, बिल्कुल। और सूर्य की ताकत से जो बिजली मिलती है
घर में उसके कारण क्या होगा, परिवार में बिजली बिल 0 आएगा। अगर आपने चार्जर लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, चार्जिंग वहीं से हो जाएगा थोड़ा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा भी, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर उपयोग करने के बाद भी बिजली बची तो सरकार खरीद करके आपको पैसे देती है, मतलब आप घर में बिजली पैदा करके कमाई भी करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा के कटक में हुए समारोह को संबोधित किया। पीएम ने पराक्रम दिवस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने नेताजी की जन्मभूमि कटक में इस आयोजन को अहम बताया। आजादी के आंदोलन में नेताजी के योगदान को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि नेताजी चाहते तो आरामदेह जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह अपनाई। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है, एफिशिएंसी पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में नेताजी सुभाष का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला है। पीएम ने आजाद हिंद फौज की एकजुटता की याद दिलाई और देशवासियों से वैसी ही एकजुटता का आह्वान किया। हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नेताजी की स्मृतियों को संजोने में लगी है। पीएम ने इस दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। उधर दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनसभा की।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर यमुना में भारी प्रदूषण पर तंज कसते हुए उनसे पूछा कि क्या वे यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। उधर कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी के नाम से थीम सॉन्ग लॉन्च किया। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस चुनाव में जमकर प्रचार कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 सालों में बेरोजगारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की। उन्होंने कहा कि आप रोजगार सृजन की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। भाजपा नेता तरुण चुग ने दिल्ली की सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी भूल गई हैं कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल को नहीं गिन रही है। उन्होंने कहा कि आतिशी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही है। रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री आतिशी जी भूल चुकी हैं कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल को गिनकर भी नहीं चल रही। वो भी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही। पूरी तरह से फेल और भ्रष्टाचार लिप्त आम आदमी पार्टी अपना अक्स खो बैठी और जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल को जाना है। बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय आपदा, बाय बाय केजरीवाल कुटुंब। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें भी जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। यह आध्यात्मिक मेला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान गुजरात द्वारा 23 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, रचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये अभ्यास सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म हुआ। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम
देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झलकियां पेश की। भारतीय वायुसेना IAF के विभिन्न लड़ाकू जेट और विमान भी कर्तव्य पथ पर एक लुभावनी हवाई प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस अवसर पर दिल्ली में व्यापक यातायात व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होकर और कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन मार्गों पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बधाल गांव में एक घातक बीमारी से 17 लोगों की मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस बीच 3 और लोग बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर गोविंद कुमार गर्ग के नेतृत्व में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम मौतों के कारणों की जांच के लिए बधाल गांव पहुंची है। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात और गहन पूछताछ की है। एक स्थानीय झरने में कीटनाशकों और इसके हानिकारक स्तर पाए जाने के बाद अधिकारियों ने बावली को बंद कर दिया है। दरअसल इस रहस्यमयी बीमारी से 1 महीने के भीतर 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमान संभालते हुए कई कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की। स्थानीय और केंद्रीय दोनों अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए गांव में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभावित परिवार को कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखने के अलावा मृतकों के घरों को सील कर दिया गया है। वहीं पीड़ितों के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही बीमारी के कारणों का पता लग जाएगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि ये किसी प्रकार की महामारी नहीं है। वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा की। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही उनकी ओर से कोई पहल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि 2019 में इस संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। और अब बात स्विट्जरलैंड के डावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की। इस दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ तमिलनाडु और केरल के नेता भी शामिल हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर जारी है और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। We will plan ahead as India first, always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that
position which it deserves, and we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that. दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक में अलग अलग कंपनियों के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि भारत में ग्राहकों पर ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त भार न डालते हुए भी बैलेंस शीट के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया जा रहा है। We have had very productive meetings with some consultants, with some policymakers, and AI-enabled people who are digital in the digital world. They are doing good job. We are interacting with them for implementing their technologies and AI usage our operations. That is the main agenda here. डावोस पहुंची कृषि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सलाम किसान के संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी भी कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश को लेकर बेहद आशान्वित हैं। उनका कहना है प्रौद्योगिकी भागीदारी से बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। At Salam Kisan, we are democratizing data-driven agriculture for farmers, and we are currently working with 300,000 farmers. This MOU with the Maharashtra government is also in collaboration and support with Microsoft, who is our technology partner. So we are going to be expanding our drone manufacturing facility, going from 6,000 drones to 40,000 drones, to create drone entrepreneurs in Maharashtra and India at large. And this is so that we can promote reverse migration, so that more and more women, marginal communities can come forward and have an added source of income by the way of drone as a business and drone as a service, and also increase productivity and profitability for farmers with the service that these drones will provide. उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार मतदान के लिए पूरे राज्य में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निकायों में आईएएस और पीसीएस अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। और अब खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ का आज 11वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ ही रही है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 9.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और स्वयं सेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग दिख रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के एनडीएस स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। 2020 में खेलो इंडिया की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब लद्दाख इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं
आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं एनडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंग में आयोजित किए जाएंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।